और खबरों में अब आगे बढ़ते हैं और अब घंटी बजाओ में महाराष्ट्र में रेड वाली राजनीति की खबर दिखाते हैं आपको। सीएम उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी मंत्री कहे जाने वाले अनिल परब का आज का दिन कुछ अच्छा नहीं गुजरा। उनके 7 ठिकानों पर एक के बाद एक प्रवर्तन निदेशालय ने छापे मारे। महाराष्ट्र के इस मंत्री का नाम इससे पहले भी कई विवादों में सामने आ चुका है, लेकिन आज की कार्रवाई उन पर कुछ ज्यादा भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब से जुड़े 7 ठिकानों पर सुबह से प्रवर्तन निदेशालय की ये छापेमारी। अनिल परब पर रत्नागिरी जिले के तटीय दापोली इलाके में रिजॉर्ट से जुड़े मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। मैं फिलहाल उनका जो सरकारी आवास है मंत्रालय के ठीक सामने C5 नंबर का ये जो बंगला है, इस बंगले के बाहर हूँ और यहाँ पर भी ईडी के अधिकारी सुबह से ही बंगले में छापेमारी कर रहे हैं और सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बंगले में फिलहाल अनिल परब हैं और बताया जाता है कि ईडी के अधिकारी उनका बयान भी दर्ज कर सकते हैं। आपको बता दें कि अनिल परब पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उसमें ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग, आरटीओ से जुड़ा हुआ भ्रष्टाचार का मामला और अब दापोली का कथित तौर पर हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला, इस तीनों मामले की जांच ईडी अपने स्तर पर कर रही है और अलग अलग तरीके से सबूत इकट्ठा करने का काम कर रही है। इस छापेमारी में मुंबई के बांद्रा में मौजूद उनका निजी आवास और साउथ मुंबई में उनके सरकारी आवास के साथ पुणे में कई ठिकाने भी शामिल हैं। सुबह से शुरू हुई ईडी की कार्रवाई कई घंटों तक चली। ईडी की कार्रवाई को देखते हुए बांद्रा में अनिल परब के घर के बाहर सीआरपीएफ की बंदोबस्त बढ़ा दी गई। बांद्रा में जो उनका स्थायी निवास है, यहाँ पे तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जो पुलिस का बंदोबस्त है बढ़ा दिया गया है और जो उनका सरकारी निवास है वहाँ पर भी फिलहाल अब जो है छापेमारी शुरू है। देखना ये होगा कि इस कथित आरोप में क्या निकल कर आता है। ईडी ने जो छापेमारी शुरू की है कब तक चलती है और जो 7 ठिकान है वो जहाँ पे छापेमारी चल रही है वो कब तक पूरी होती है। सुबह ईडी ने अपनी 7 टीमें बनाई और उन्हें अनिल परब से जुड़ी अलग अलग जगहों पर भेजकर छापेमारी शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने नया ECIR परब के खिलाफ दर्ज किया है, उसी की जांच की जा रही है। कि जो साई रिसोर्ट दापोली में है, जिसका मैं पहले दिन से जिक्र कर रहा हूं कि इस रिसोर्ट से मेरा कोई संबंध नहीं, इसके मालिक सदानंद कदम है, जिन्होंने ये स्वयं मान लिया है कि मैं हूं, उसके जो खर्चे हैं वो उन्होंने बताए हुए हैं। ये सब होते हुए वो रिसोर्ट जब भी चालू भी नहीं हुआ है तो उस रिसोर्ट से सीवरेज की पानी समुंदर में जाता है, ऐसा ये उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। अब इसके जो कुछ भी कानूनी जो चीज़ें हैं, ये कानूनी चीज़ें हम देख लेंगे कि इसको किस तरह से आगे ले जाना है। तो जो सवाल उनके पास में थे वो सभी सवालों का मैंने जवाब दिया है। इसके पहले भी दिया था और इसके आगे पूछेंगे तो भी देंगे। इस मुद्दे के सामने आने पर बीजेपी महाराष्ट्र के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि ईडी जो भी कार्रवाई कर रही है उसे कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। अगर किसी को गलत लगता है तो वो कोर्ट जाए। जो करते हैं उन पर ही इस प्रकार के छापे होते हैं ना, तो ये छापे सही निकलते हैं जब कोर्ट में जाकर वो छापे में निकला हुआ जो कंटेंट है या छापे में निकली हुई घटनाएं जब टिकती है तो इस पर आरोप करने वालों को मुंह बंद हो जाता है। बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने एबीपी न्यूज से बातचीत में बताया कि ठाकरे सरकार अली बाबा 40 चोरों की सरकार है और हर किसी का नंबर आएगा। किरीट सोमैया ने सरल भाषा में समझाया कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और कैसे बिना एफआईआर के ईडी ने जांच अपने हाथ में ले लिया। सोमैया के मुताबिक केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने दापोली रिसोर्ट को डिमोलिश करने का आदेश दिया। इसके साथ साथ ही उन लोगों ने दापोली कोर्ट में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की शिकायत दर्ज की थी, जिसमें कहा गया था कि इतने जिम्मेदार पद पर बैठकर कैसे
ये इस तरह कानून का उल्लंघन कर सकते हैं। ये एक क्रिमिनल एक्ट है। ईडी ने इसी शिकायत को आधार बनाया और ECIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भारत सरकार के इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने दापोली कोर्ट में केस फाइल किया कि अनिल परब ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके एक जिम्मेदार मंत्री ने पर्यावरण का नुकसान पहुंचा के, तो वो केस अभी कोर्ट में चालू हो गया। ऑटोमेटिकली ईडी की ये जिम्मेदारी बनती है कि उस केस के आधार पर वो भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं। आपको बता दें, 3 बार महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य परब राज्य के परिवहन मंत्री हैं। इससे पहले निदेशालय ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को ऐसे ही मामलों में गिरफ्तार करके जेल भेजा है। अनिल परब पर आरोप है उन्होंने विवादित जमीन को मुंबई के केबल ऑपरेटर सदानंद कदम को 2020 में 1.10 करोड़ रुपए में बेच दिया था। इस बीच इसी जमीन पर 2017 से 2020 तक एक रिजॉर्ट बनाया गया। आयकर विभाग की जांच में पहले कहा गया था कि रिजॉर्ट का निर्माण 2017 में शुरू हुआ था। इसके निर्माण में 6 करोड़ रुपए नकद खर्च किए गए थे। आरोप ये कि रिजॉर्ट का निर्माण तटीय नियामक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इलाके में अवैध रूप से किया गया और बताया जाता है कि इस पर परब की मिल्कियत है। अनिल परब को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का करीबी सहयोगी भी माना जाता है। और अब खबर राज्यसभा चुनाव को लेकर, जिसके लिए महाराष्ट्र की अहमियत बहुत ज्यादा बताई जा रही है। राज्यसभा चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने का काम शुरू हो रहा है। 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को चुनाव होने हैं। 31 मई तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। आज शिवसेना की ओर से संजय राउत और शिवसेना के कोल्हापुर जिला अध्यक्ष संजय पवार ने नामांकन दाखिल किया। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटें खाली हो रही हैं। बीजेपी से पीयूष गोयल, विकास महात्मे, विनय सहस्त्रबुद्धे, एनसीपी से प्रफुल्ल पटेल, कांग्रेस से पी चिदम्बरम, शिवसेना से संजय राउत। इन सांसदों का कार्यकाल 7 जुलाई को खत्म हो जाएगा। आज शिवसेना की ओर से संजय राउत और पार्टी के कोल्हापुर जिला अध्यक्ष संजय पवार को उम्मीदवार बनाया गया। दोनों उम्मीदवारों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस नेता बाला साहब थोरात सहित महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के कई नेताओं की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। शिवसेना के 2 उम्मीदवार, एक मैं हूं और हमारे संजय पवार है। दोनों ने नॉमिनेशन फाइल किया है और दोनों जगह पर शिवसेना की जीत होगी। संजय पवार ने कहा कि मैं मराठा हूं, मुझे उद्धव ठाकरे ने मौका देकर साबित किया आम कार्यकर्ता को पद देना सिर्फ शिवसेना में ही संभव है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि शिवाजी महाराज के वंशज संभाजी राजे को शिवसेना ने पार्टी में शामिल होने पर राज्यसभा उम्मीदवार का ऑफर दिया था, पर संभाजी पार्टी में नहीं शामिल हुए। संजय पवार ने कहा कि मैं संभाजी राजे और उदयन राजे का आशीर्वाद लेने जाऊंगा। मेरा नाम जब फाइनल हुआ तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं जब कोल्हापुर जाऊंगा, अपना शिव संपर्क अभियान चालू है, वो पहला मेरा करते हुए और उसके बाद में उनको जाकर मैं नमस्कार जरूर करूंगा। मैं शिवसेना के दोनों उम्मीदवारों ने अपना नामांकन कर दिया और अब निगाहें बीजेपी, एनसीपी और कांग्रेस पर हैं कि उनके उम्मीदवार कौन होंगे। हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए। बिग बी के फैंस हो गए हैं उनसे नाराज। इस बार किसी को सपोर्ट करना अमिताभ को भारी पड़ गया। आखिर किसे सपोर्ट करके अमिताभ बच्चन ने कर दिया है अपने ही फैंस को नाराज? देखिए। फिर ट्रोल हुए बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन। अमिताभ से फिर नाराज हुए उनके फैंस। नाराज फैंस ने किया बिग बी से सवाल, क्यों अमिताभ ने प्रमोट की केआरके की किताब? क्या इस बार अमिताभ बच्चन देंगे जवाब? बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन इन दिनों काफी ट्रोल किए जा रहे हैं। पहले धाकड़ के ट्रेलर को डिलीट करने पर उन पर उंगलियां उठी, तो फिर दोपहर में गुड मॉर्निंग कहने पर ट्रोल हुए थे अमिताभ बच्चन, और अब केआरके की बायोग्राफी को प्रमोट करके बुरे फंस गए बिग बी।
अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के ऐसे सितारे हैं जिनके कहे दो शब्द को भी बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे अपना सम्मान मानते हैं। अमिताभ ऐसे बॉलीवुड सितारे हैं जो रोज सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस से कनेक्ट होते हैं। पर अमिताभ इन दिनों अपने सोशल मीडिया पोस्ट के कारण काफी ट्रोल किए जा रहे हैं। हाल ही में बिग बी ने ऐसा ट्वीट कर दिया जिससे उनके फैंस फिर से नाराज हो गए हैं। अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर हैंडल से बॉलीवुड के सबसे विवादित शख्स KRK की बायोग्राफी बुक को प्रमोट किया है। अमिताभ के इस ट्वीट से उनके फैंस काफी नाराज हो गए हैं। KRK की बायोग्राफी को ट्वीट कर प्रमोट करने पर अमिताभ से उनके फैंस ने सवाल पूछे हैं। एक फैन ने पूछा है कि सर क्या आप मजाक के मूड में हैं? वहीं एक शख्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि आप कुछ भी लिखेंगे क्या? एक और फैन ने अमिताभ से पूछा है कि भाई ऐसी भी क्या मजबूरी थी सर? भाई सवाल तो यही कंगना ने भी बिग बी से किया था कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो उन्होंने कंगना का प्रोमो शेयर करने के बाद डिलीट कर दिया था। सबकी पहुंच से बाहर है, she can take you higher। अटकी पड़ी करारी है। पर कंगना के सवाल पर बिग बी अब तक चुप है। She's on fire। देखा जाए तो फैंस की नाराजगी इसलिए भी है क्योंकि उनके फैंस के साथ ही बॉलीवुड सेलेब्स भी अमिताभ बच्चन को एक आइडियल के तौर पर देखते हैं। ऐसे में जब अमिताभ ने बॉलीवुड के सबसे कंट्रोवर्शियल शख्स KRK की बायोग्राफी को प्रमोट किया तो फैंस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। भाई कंगना के सवाल का जवाब तो अब तक बिग बी ने नहीं दिया। देखते हैं क्या अमिताभ बच्चन अब अपने फैंस के सवाल पर भी चुप्पी साधे रखेंगे या फिर इसका जवाब देंगे बिग बी। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।